ओके, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? ओके, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? क्या अभी भी आवाज डबल आ रही है मेरी? राजेश? चलिए, तो जितने लोग भी जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग मुझे हाय लिख कर भेजो और बताओ कि आपका मीडियम कौन सा है, ठीक है? आप हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो? ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, या थोड़ी देर मैं और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगी। यस राजेश, हाय हाय हाय। सुरभि हिंदी, ओके। राजेश हिंदी मीडियम एंड सुरभि। चलिए राजेश एंड सुरभि, ठीक है, बाकी लोग भी जुड़ते रहेंगे। तो इस बार हम लोग का मिशन है दिसंबर 2024 हमें जेआरएफ जो है वो निकालना है, क्योंकि अगर नेट सिर्फ नेट के बारे में सोचेंगे तो नेट नहीं निकल पाएगा, जेआरएफ के बारे में सोचेंगे तो ही हम लोग नेट भी कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम इशरत परवीन है और मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। और अभी आपके साथ इस साल से जुड़ रही हूँ। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट ईयर में मैं आपके साथ रहूंगी, या फिर आपका अगर नेट जेआरएफ हो जाए तो आप आपके साथ नहीं जुड़ूंगी, दूसरे बच्चों के साथ जुड़ूंगी। ओके, तो मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी सुरभि? पहले तो हम लोग क्या आप लोग पहले से भी क्लासेस कर चुके हो ज्योग्राफी की? मुझे मैसेज कीजिए आप लोग कि अगर आप लोगों ने पहले भी क्लासेस किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप लोगों का सारा टॉपिक या फिर जितने भी यूनिट्स आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, नहीं किया है, ठीक है। तो तो हम एक छोटा सा, मैं बहुत ज्यादा आपके बारे में वास्ट सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि जब जब मैं कोई नया यूनिट स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको सिलेबस के बारे में दूंगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मान लो आज मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करने वाली रहूंगी, स्टार्ट करना है मुझे, तो उससे पहले मैं उस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो हमारा ये योद्धा बैच पेपर 2 का स्टार्ट हो रहा है। तो योद्धा जो हार नहीं मानता है, तो आप लोगों को भी हार नहीं मानना है और एकदम लगे रहिए, डटे रहिए, और मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ उसको भी पढ़िए, और बस इंशाल्लाह बाकी सब ठीक होगा। ओके, सुरभि ने नहीं किया है इससे पहले क्लासेस, ठीक है, कोई बात नहीं है सुरभि। चलिए, तो फर्स्ट यही है कि आज हम लोग अपने सिलेबस का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन क्लास रखा है मैंने, कि हम लोग पहले अपने सिलेबस इंट्रोड्यूस होंगे कि है क्या सिलेबस में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड एटमोस्फेरिक कॉम्पोजिशंस के बारे में भी मैं आपको, अगर वहां तक पहुंच जाती हूँ तो मैं उसको भी लेकर चलूंगी, ठीक है। कल चूंकि मेरा फर्स्ट डे था तो मैं बहुत ज्यादा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे कनेक्ट करना है। एंड सर ने मुझे बहुत कुछ बताया था, जीतू सर से, आप लोग जानती होंगे जीतू सर को, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया, दैट्स वाई क्लासेस कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर भी चलिए, इंशाल्लाह आज से स्टार्ट किया है तो आगे अच्छा होगा। तो हम आज करेंगे, उसके बाद अगर आज हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाता है तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, क्या है ज्योग्राफी का जो नेट सिलेबस है या जेआरएफ का जो सिलेबस है, क्या है? द फर्स्ट यूनिट इज जियोमॉर्फोलॉजी। आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने जियोमॉर्फोलॉजी पेपर पढ़ा होगा, जिसको हमने भू आकृति विज्ञान
का नाम दिया हुआ है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद द सेकेंड यूनिट इज क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। इसके बाद है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। एंड द फोर्थ यूनिट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसको हम करेंगे पर्यावरणीय भूगोल। एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, ये आपका जितना भी आर्थिक गतिविधियां हैं और प्रादेशिक विकास से संबंधित जो हम पढ़ाई करेंगे वो हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे। एंड ज्योग्राफिक थॉट जब पेपर है आपका, ठीक है, विचारधाराओं वाला जो पेपर है वो जो है आपका यूनिट नंबर 8 है। एंड 9 नंबर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, मतलब आपने ज्योग्राफी जब भी पढ़ा है तब भी आपने हमेशा बुक्स में देखा है कि ये कोई थ्योरी बेस्ड तो है नहीं ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है इसमें बहुत सारे। तो जो टेक्निक्स है, किस टेक्निक्स जो है, किन टेक्निक या तकनीकों की सहायता से जो है वो हम ज्योग्राफी में मैप प्रेजेंटिंग करते हैं, मैप्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, जो टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में जो हमें डाटा कलेक्ट करते हैं, वो डाटा को किस तरह से हम मैप में अप्लाई करते हैं, वो मैप में स्केल कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम इस टेक्निक्स में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, तो हम जो लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे वो होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बस आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी। मैं आपको ज्योमॉर्फोलॉजी फर्स्ट ही यूनिट इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो आपका यूनिट है ये भयंकर यूनिट है, मतलब कि इसको पढ़ने के लिए आप पहले आपको मजा आना चाहिए मुझसे पढ़ के, कि आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 क्लास में आपको इतना बोर कर दूं कि आप बोलो कि नहीं मैडम ये क्या ही हम लोग पढ़ रहे। तो आपको मैंने आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को समझने को मजा आएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कुछ ऐसे यूनिट्स में जाएंगे जिसको पढ़ने में फिर आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक, यस 10वां यूनिट राजेश, भारत का भूगोल। यस यस मैम आप हिंदी में बोलो ना। अच्छा सुरभि हिंदी में बोलूंगी, हाँ बेटा ठीक है हिंदी में बोलूंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बोथ रहेगा लेकिन ठीक है, मैं हिंदी में भी करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी में हम आप पता है कि क्लाइमेट क्या है एंड वेदर क्या है। क्या है ये वेदर, बता सकते हो छोटे से आसान से शब्दों में? क्लाइमेट क्या है? जो जिसने भी बाद में ज्वाइन किया हुआ है वो प्लीज मुझे हाई लिखकर भेजिए और अपना मीडियम ऑफ जो मेथड्स है वो भेजिए कि आप किस मेथड में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, ताकि मैं उसी लैंग्वेज को ज्यादा यूज करूं। ओके यस मौसम, यस राजेश मौसम, व्हाट इज मौसम एंड व्हाट इज जलवायु बेटा, क्या है ये? दीपा भारती, यस यू आर ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ओके दीपा, बेटा मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, बेटा मेरा एक मेरे स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, आप ही मेरा बेटा, जाओ उधर जाओ, मैं क्लास ले रही हूँ, मत आना भी। ओके तो आप भी हिंदी से, दीपा सुरभि, यस यस दीपा भारती हिंदी मीडियम। ओके दीपा ठीक है। तो मैं एक आसान से शब्द में बताती हूँ आप लोगों को कि जो वेदर होता है यानी जो मौसम होता है या ऋतु होता है वो काफी छोटे समय के लिए होता है। जैसे हमने बोला कि इंडिया का जो अभी का जो वेदर है वो कैसा है, अभी हम जो है हमें क्या चल रहा है कि वर्षा काल चल रहा है। तो ये छोटा सा पैटर्न है कि हम बस लगभग 4 महीने या 3 महीने में ये चेंज हो जाता है। ओके 3 या 4 महीने में चेंज हो जाएगा ये मौसम और फिर से ठंड का मौसम आएगा, फिर से कब, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, बहुत कम समय का या कम अंतराल में महसूस किया गया वो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन या मौसम हो सकता है जो आप महसूस कर रहे हैं कि भाई 3 महीने के बाद ठंड का मौसम आ रहा है, फिर 4 महीने के बाद आपका गर्मी का मौसम आ रहा है। तो ये शॉर्ट पीरियड में जो हमने महसूस किया है सालों साल से कि भाई 4-4 महीने में मौसम चेंज हो रहा है, ये मौसम है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है?
तो जलवायु क्या है? जलवायु एक लंबी अवधि का सामान्य मौसम है। लंबी अवधि, कितना लंबा? कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमने महसूस किया है कि भारत में 30 साल तक लगातार ऐसा हो रहा है कि इस टाइम पे ये मौसम चेंज होता है। ठीक है, मौसम चेंज होता है और इसमें तापमान गिरता है, इस मौसम में तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो स्थिति होगी इसको हमने क्या किया? जलवायु का नाम दिया। तो जलवायु लंबी अवधि का सामान्य मौसम है। इसमें वर्षा, तापमान, बर्फ या कोई अन्य मौसम की स्थिति शामिल हो सकती है। किसी भी प्रकार की मौसम, टेम्परेचर का बढ़ना या कहीं पे बर्फबारी हो रही है अचानक से, तो हम बोल सकते हैं आज 2 दिन में मौसम बदलने वाला है, भारी वर्षा होने वाली है, ये मौसम, ये आपका मौसम आ जाएगा, यानी ऋतु में आ जाएगा। लेकिन कहीं पे कंटिन्यूअसली लगातार 30 सालों से हमने देखा है कि वहां रेनफॉल ही होता है, वहां पे स्नोफॉल ही होता है, तो वो वहां का क्लाइमेट ही वैसा है। जैसे मान लीजिए भारत में जो क्लाइमेट है, भारत की जलवायु कैसी है? कोई बता सकते हो कि भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी प्रकार की जलवायु। ओके, तो ये भारत की। अब देखो जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में टुंड्रा प्रकार की जलवायु होती है। वहां वर्ष भर ठंड का मौसम होता है, वर्ष भर बर्फ गिरता है और वर्ष भर हम जो है मौसम, ठंड का मौसम, तापमान जो है वो माइनस में होता है। तो वहां की क्लाइमेट कंडीशन वैसी है, तो हमने उसको क्लाइमेट का नाम दिया। तो ये है हमारा पेपर क्लाइमेटोलॉजी। आगे बढ़ रही हूँ। यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, तो क्या क्या हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी यूनिट 2 में? हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आ जाते हैं हम इसके कुछ यूनिट्स पे। दीपा, सुरभि, इफ यू हैव एनी डाउट बाबा प्लीज आस्क मी। ओके, आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे वन साइडेड क्लास का आइडिया नहीं था कि बस टीचर ही बोले बच्चे नहीं बोले, क्योंकि मैं प्रॉपर क्लास में क्लास लेती हूँ, तो इंटरेक्टिव क्लास इन्वायरमेंट होता है मेरे क्लास में। बट फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि वन साइडेड एक्सपीरियंस करी हो। भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेट है, लेकिन ये मानसूनी प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है राजेश। ठीक है, हर क्षेत्र में अलग अलग, लेकिन ओवरऑल हमने यही ये किया है कि ये सारा मानसूनी प्रकार की ही जलवायु है कि जून से लेकर के जुलाई अगस्त जो है वो गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, दिसंबर से लेके फरवरी तक आपका जो है वो ठंड का मौसम होगा। ये हमने हमेशा 30 सालों से हमने एक चक्र देखा है, एक साइकिल देखा है, और इसका अफेक्ट जो भारत पे ज्यादातर जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो भी क्लाइमेट का असर है या जलवायु का जो वहां पे असर है, वो उसका रीजन ही है मॉनसून। मॉनसून एक प्रकार का साइक्लोन है जो इंडिया, जिससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए मौसम के बारे में आप बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार का मौसम देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कि भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, पता है ना? भारत को बीचों बीच से मध्य रेखा होकर गुजरती है, तो नदर्न हेमिस्फीयर जो है कर्क रेखा के ऊपर है, जो टेम्परेट रीजन में आता है, और ये जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इसीलिए आपको सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लगभग 23, 24, 27 डिग्री टेम्परेचर आपको सेल्सियस में देख सकते हैं आप। और नदर्न हेमिस्फीयर में जो है मौसम चेंज होता है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, वर्षा भी होता है, सब होता है। चलिए आ जाते हैं यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है बताती हूँ। बताओ, स्टार्ट करूं? चलिए, यस सुरभि। चलिए, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, द फर्स्ट वन इज, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है बट आई हैव इन हिंदी। आपके पास, आप अगर हो तो आप अपना निकाल लेना, आपके पास अगर इसका सिलेबस हो तो अपने पास जरूर रखना। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? ये एटमॉस्फेयर का संगठन, संरचना। स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन मतलब किन किन तत्वों से मिलकर जो है हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ओके, किन किन चीजों का संयोजन है हमारा एटमॉस्फेयर, और स्ट्रक्चर में जब आ जाएंगे तो इसकी संरचना कैसी है।
कैसे कैसे ये लेयर्स में डिवाइडेड है और क्यों इसको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया, परतों में बांटा गया है, आई एम सॉरी, क्यों परतों में बांटा गया है और किन कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं के आधार पर उनको जो है उन परतों में बांटा गया है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसुलेशन। इंसुलेशन दिस इज सूर्य तप या बोल सकते हो आतपन, हिंदी में आतपन बोलते हैं और सूर्य ताप बोलते हैं। ओके, इसके बाद आपका आ जाएगा हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उष्मा बजट, हर चीज का बजट निकलता है ना, सरकार एक बार निकालती है। तो भाई पृथ्वी का हीट बजट क्या है, क्या है भाई, अगर डे बाय डे आज इतने सालों से आतपन या सूर्य तप पृथ्वी जो है वो हमारा रिसीव कर रहा है, तो भाई ये हीट, ये हमारा पृथ्वी इतना डे बाय डे हॉटर क्यों नहीं होता गया, ये फट क्यों नहीं गया, इतना गर्म क्यों नहीं हो गया, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे हीट बजट। ओके, नेक्स्ट तापमान पढ़ेंगे हम लोग, तापमान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड्स। इसका मतलब प्रेशर समझ रहे हो ना, प्रेशर हो गया आपका दाब, वायुमंडलीय दाब, है ना। वायुमंडलीय दाब हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विंड्स, विंड्स पवने, विंड्स पढ़ेंगे हम लोग पवने। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम लोग इसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण, ये क्या होता है भाई सब बताऊंगी आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। एयर मासेस, एयर मासेस है ना, हवाओं का एक पार्सल, झुंड, एयर मास, वायु राशियां जिसको बोलते हैं। फ्रंट्स, वाताग्र एंड अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायुमंडलीय वायु संचलन। वेरी गुड सुरभि, डेडिकेटेड बच्चा है भाई ये, मैम हमने सिलेबस निकाल लिया है, बहुत अच्छे सुरभि। चलिए, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, चक्रवात और प्रति चक्रवात। ओके, ट्रॉपिकल रीजन में किस तरह से साइक्लोन्स आते हैं, एंटी साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, एंड टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। उसके बाद क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस ऑफ कोपेन एंड थॉर्नवेट, ठीक है, कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु क्या वर्गीकरण। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। हेलो, यस कामिनी, हमें क्या, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके, चलो टेक्स्ट भी कर देते तो हो जाता। ओके चलो भाई, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टेंस गाइज, इट्स इमरजेंसी। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नवेट में पढ़ाऊंगी। एनसो इवेंट, ओके, एनसो इवेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगी, जिसके अंदर एल नीनो एंड ला नीना एंड सदर्न ऑसिलेशंस पढ़ेंगे हम लोग, है ना, दक्षिणी दोलन। एल नीना ला नीना हिंदी में भी वैसा ही होता है, दक्षिणी दोलन पढ़ेंगे हम लोग। मौसमी संकट एवं आपदाएं क्या पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। जितने भी मौसमी संकट है या आपदाएं आती है, कौन कौन सी आ सकती है आपदाएं, है ना, सारी आपदाएं, जैसे चक्रवात जो आते हैं, टॉर्नेडो तूफान आते हैं, ओलावृष्टि होती है ना, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बादलों का फटना, ग्लेशियल लेक आउटबर्ट्स, GLOF, एंड क्लाइमेट चेंज, एविडेंसेस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या एविडेंस है आपके पास, क्या प्रूफ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण है। ओके, एंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। हो गया, यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी स्टूडेंट्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। द फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। जैसे मैंने बोला एक इंसान किन किन तत्वों से मिलकर बना है, भगवान ने उन्हें कैसे बनाया है, वैसे ही हमारा वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, किन चीजों से मिलकर बना है, ये चीजें हम पढ़ेंगे अपने आज के इस यूनिट में। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सारे स्टूडेंट्स लगभग हिंदी वाले हैं, तो मैं क्या करूं, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करूं या हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ कि द एटमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस। क्या है एटमोस्फेयर? द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ प्लैनेट। दैट क्या राजेश 5 बोल रहे हो? क्या 5? राजेश क्या 5 बोल रहे हो आप? ओके चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। व्हाट इज एटमोस्फियर? क्या है ये वायुमंडल? तो हमारा जो एटमोस्फियर है ये क्या है? लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ प्लैनेट। समझ लो जैसे किसी ने मान लो एक कंबल ओढ़ रखा हो, हमारे अर्थ ने, हमारी पृथ्वी ने एक कंबल ओढ़ रखा है, ठीक है। इस तरह का एक एनवेलप के अंदर हमारा अर्थ है, और उस एनवेलप की वजह कर ही जो है हम बहुत सी चीजों से बचे हुए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और हमें ब्रीथ के लिए एयर देता है, न्यूट्रिशंस मिलती हैं, सारी चीजें डिपेंड करती है एटमोस्फेयर पे। आई कांट इवन अंडरस्टैंड राजेश, व्हाट आर यू सेइंग बाबा? पाइप मैन, एक सेंटेंस पे लिखो ना कि ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं क्या बोल के रहे हो, ठीक है। ओके तो इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। हमें वो हवा प्राप्त करवाता है, हमें वो हवा देता है जो हम सांस लेते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, है ना। जितने भी यूवी रेज अर्थ पे आ रही है वो सारी यूवी रेजेस को आने से, हार्मफुल यूवी रेजेस को आने से रोकता है, जिसको यहाँ पे सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, एंड हेल्प्स रेगुलेट द प्लैनेट्स टेम्परेचर। इसके साथ ही यही एनवेलप, यही ब्लैंकेट जो वायुमंडल है, वो प्लैनेट को एक एवरेज टेम्परेचर देता है जितनी की उसको उसकी आवश्यकता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? इन अ साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द एनवेलप ऑफ गैसेस। जो मैंने बात कही थी कि क्या है ये, एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द एनवेलप ऑफ गैसेस दैट एनवेलप्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड हेल्ड इन अ प्लेस बाय ग्रेविटी। और ये क्यों पकड़ में है भाई? ये एनवेलप खुलकर साइड क्यों नहीं चला जा रहा है? क्योंकि हमारे अर्थ के पास क्या है, एक ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वजह कर जो है वो गैस की पतली परत, जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है उसकी पतली परत जो है वो उसमें जो है ओढ़े हुए है ग्रेविटी की वजह कर। फॉर अर्थ इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ and is involved in various process such as a weather formation and climate regulation। और ये हमारे लिए इतना एसेंशियल है, इतनी अति आवश्यक है हमारे लाइफ को, हमारी जिंदगी को जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए, कि हम इस एटमॉस्फेयर के बिना इस पृथ्वी की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई क्यों? हमारे पास है ना बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना जी, लेकिन सारे प्लैनेट्स को छोड़कर अर्थ में ही लाइफ क्यों पाया जाता है? क्यों जीवन है पृथ्वी पर? ये जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में हमने बोला ना कि हवा पानी मौजूद है, फिर भी पानी के बिना फिर भी 1-2 दिन भले काटा जा सकता है, गुजारा जा सकता है। गुजारा जा सकता है, काटा जा सकता है, लेकिन एयर के बिना तो हम
चंद सेकंड में ही शायद अपनी जान गंवा बैठे। तो बाकी सारे प्लैनेट्स में किसी में भी पास ये एनवेलप नहीं पाया जाता है, ये वायुमंडल की परत नहीं पाई जाती है, ये वायुमंडलीय दशा नहीं पाई जाती है, तो किसी भी प्लैनेट में नहीं है लाइफ। और अर्थ के पास है तो भाई अर्थ स्पेशल है, और इसीलिए तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है एंड लाइफ है। ओके, तो हिंदी में हमने ये लिखा है कि वैज्ञानिक संदर्भ में वायुमंडल गैसों के आवरण को संबंधित करता है जो किसी खगोलीय पिंड को घेरे रहता है, किसी गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्थिर रखा जा सकता है। ग्रेविटी समझते हो, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के लिए ये जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और मौसम निर्माण और जलवायु विनियमन जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल है। क्लियर है? क्या है ये वायुमंडल भाई, बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो किन चीजों से बना है? द एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, भाई कौन कौन से गैसेस? गैसेस का नाम मैं बताऊंगी आप लोगों को, उससे पहले उसके साथ ही वाटर वेपर, वाटर वेपर, जल वाष्प एंड डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ साथ जलवाष्प है और धूल के कण है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टैटिक, ये स्थिर भी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते पूरे पृथ्वी पर एक ही समान या एक ही दशा पाई जाती है, स्टैटिक भी नहीं है, चेंज है। कैसे? टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ये चेंज होगा, है ना? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। हाउ? बताती हूं। जैसे मान लीजिए कि डस्ट पार्टिकल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स जो पोलर रीजन से, पोलर रीजन समझते हो, ध्रुवीय रीजन, ध्रुवीय प्रदेश में जितने डस्ट पार्टिकल्स आपको ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में मिलेंगे, क्या आपको ध्रुवीय प्रदेशों में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जितना वाटर वेपर आपको ट्रॉपिकल रीजन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल रीजन को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ओके सॉरी, जितने डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे, क्या ध्रुवीय प्रदेशों में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो यही कह रहा है कि ये वेरी करेगा, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। समय के हिसाब से आपको वहां की कॉम्पोजिशंस मिलेंगी, संगठन्स मिलेंगी, संयोजन मिलेंगी। ठीक है, हमेशा एक जगह पे सारी जगह पर एक जैसा कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वाटर वेपर्स कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे? वाटर वेपर्स, जल वाष्प उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन किन क्षेत्र में ज्यादा होंगे? कौन से प्रदेशों में ज्यादा होंगे? इवेपोरेशन वहां पर ज्यादा होंगे जहां पर ग्रीष्म काल या जो हमारा सूर्य ताप है वो ज्यादा रिसीव होगा। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कीजिए, आर यू क्लियर? जहां पर ज्यादा रिसीव होगा। ठीक है, किन क्षेत्रों में सूर्य ताप ज्यादा रिसीव होता है? भाई कहाँ होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होगा, ध्रुवीय प्रदेशों में तो नहीं होगा। तो ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस अक्षांश, ये जैसे जैसे हम ऊपरी अक्षांश में जाएंगे ये कॉम्पोजिशन, संयोजन जो है वो कम होता जाएगा, और निम्न अक्षांशों पर, अब मुझे अक्षांश बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है गाइस, तो निम्न अक्षांशों पर जो है ये ज्यादा हम देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर? कौन कौन सी गैसेस है? तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें जल वाष्प और धूल कण, जल वाष्प और धूल कण, इसके साथ ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल के दो मुख्य गैसेस हैं। आप सभी को पता है ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल की दो मुख्य गैसें हैं। कैसे? ये दोनों गैसें मिलकर सिर्फ 99% भाग है ना, बाकी 1% में अदर गैसेस है, जैसे ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया। तो ये सारी गैसेस जो है, बाकी गैसेस जो है वो 1% के अंदर में आए। तो सबसे ज्यादा रोल किसका है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
ये दोनों मिलकर 99% भाग जो है गैसेस का ले लेती हैं, और अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम आदि वायुमंडल का शेष भाग बनाती है। चलिए अब देखिए, पिक्चर से शो हो जाएगा। द ब्लू पार्ट इज नाइट्रोजन 78% and the red part is 21% ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, ये ऑल अदर गैसेस। यहाँ पे नाइट्रोजन है ना 78, ऑक्सीजन 20%, जो 946 है उसको हमने ऑल ओवर 21 कर दिया है, एंड आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टॉन। क्लियर है? आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। क्या है ये नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ एटमोस्फेयर पे पृथ्वी के वायुमंडल पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में यही गैस है। It is inert and does not easily react with other substances. It helps dilute oxygen and reduce the rate of combustion. तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। ये निष्क्रिय है और अन्य पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती। अगर कभी हमसे क्यूज में पूछ लिया जाए कि वो कौन सी गैस है जो निष्क्रिय है और अन्य पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, तो ये है आपकी नाइट्रोजन गैस। और ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को पतला करने और दहन की दर को, दहन का अर्थात है यहाँ पर कि कहीं पे मान लो आग लग रही है तो वो आग को कम करने में हेल्प करती है, वो आग को बढ़ावा नहीं देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है दहन की दर को कम करने में मदद करती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन को पतला करती है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इनहेल करते हैं, वो रिफाइंड या पतला होता है, दैट्स व्हाई वी आर इनहेलिंग, और दहन की दर को कम करने में मदद करती है। ठीक है, इसके साथ ही नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करती है किसी भी प्लांट के न्यूट्रिशंस में, यानी उसकी पोषक तत्वों में। ये डायरेक्ट किसी से कनेक्टेड, डायरेक्ट इनहेल या डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं करते हैं। ये मिट्टी में जाकर, मृदा में जाकर, उससे जो है पृथ्वी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको जो है न्यूट्रिशन देती है, पोषक तत्व उसको मिल पाता है। तो ये है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस में है कि नाइट्रोजन से ही न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि हमारा ग्रोथ बढ़ता है, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो। ठीक है, हम उन जो सॉइल के थ्रू जो प्लांट्स में जा रहा है न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स तत्व जो है, वो पोषक तत्व जो है वो प्लांट्स में आ रहा है, फिर वो प्लांट्स को हम खा रहे हैं, तो वो पोषक तत्व हम हमारे शरीर में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है ग्रो करते हैं, वो प्लांट भी ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारा ग्रोथ भी रुक जाएगा। चलिए, द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। कितनी मात्रा में है? हमने बोला ओवरऑल 21% है ना। आप बोल सकते 20.95%, 20.95%, जिसको हमने ओवरऑल 21 कर दिया है। तो अधिकांश जो जीवित जीव और दहन प्रक्रियाओं में श्वसन लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन ना हो तो आग भी नहीं लगेगी, है ना। तो जितने भी जीवित जीव हैं, इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई क्या बताने वाली बात है इसमें। ये विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल है, जिनमें जीवन को बनाए रखने वाली प्रतिक्रियाएं भी शामिल है। ओके, तो इसमें इतना ही आपको ऑक्सीजन के बारे में पता है। इसके बारे में अगर इसको कोई वास्ट नॉलेज लेना हो तो आप इसको और भी कर सकते हैं। पीपीटीज में बहुत ज्यादा मेंशन करना इज नॉट
पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है गैस, वो क्या है, जीवन दानीय गैस है मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ये जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत और औद्योगिक का आधार ये गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये याद रखने वाली बात है। ये जो ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल जो है, जब हम पढ़ाएंगे वायुमंडल के विभिन्न स्तर या परत, तो उसमें वायुमंडल 0 डिग्री से 0 से लेकर के, है ना, कितना किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है ये पता चलेगा। तो नाइट्रोजन जो है वो 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। मतलब आप अगर 128 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन आपको कहां तक मिलेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है आपको, नाइट्रोजन कहां तक मिलेगा? 128 तक। लेकिन ऑक्सीजन आपको कहां तक मिलेगा? तो ऑक्सीजन आपको 64 किलोमीटर से ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो या मच किलोमीटर पे जो है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने किलोमीटर तक है। Isn't it? ओके। सूरभि क्लास में हो या कहीं चले गए हो? चलिए दिखाइए कितने एक्टिव है क्लास में। ड्रॉप ए मैसेज। अच्छा, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये 64 किलोमीटर तक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन गैस, है ना। CO2 बहुत कम मात्रा में है, 0.04 मात्रा में है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, पता है ना, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन में दिया हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस? यस। ओके सूरभि, चलिए। तो ग्रीन हाउस गैस जो गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में भी करते हैं। पता है फोटोसिंथेसिस में इस गैस का उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। और ये तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे भारी गैस है, ये सबसे भारी गैस है और ये सबसे निचली हिस्से में पाई जाती है। मतलब ये लगभग इसका जो एरिया है वो भूतल के आसपास ही आपको मिलेगा। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन महत्वपूर्ण गैस है। लेकिन हमने ये देखा है कि भाई कुछ सालों से, लगभग 1900 के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा वो निरंतर वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मनुष्य द्वारा क्यों बढ़ रहा है भाई? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। हमने और आपने ही कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ाया है ना। डेवलपमेंट के नाम पे हमने उद्योग धंधे किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही जितने भी कार्बन युक्त जितने भी चीजें हैं हमने उसका भरपूर यूज किया है और करते आ रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी हम करते जाएंगे। और CO2 की मात्रा जो है वो CO2 की मात्रा वो बढ़ती रहेगी। Isn't it? ओके। एंड अधिक मात्रा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी बढ़ती है। ईंधनों के उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में जलाने से बढ़ती है। फॉसिल फ्यूल्स पता है, ईंधन वाले जितने भी चीजें, जितना उनको जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट आ जाते हैं ओजोन गैस पे। ओजोन गैस के बारे में सुना है आपने?
ये बहुत कम मात्रा में है भाई वायुमंडल में, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ओजोन गैस, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बहुत कम है, ये ओजोन परत तक ही सीमित है। आपको पता है ओजोन परत कहाँ पे है? जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओजोन परत कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इंपॉर्टेंस बहुत है इसका। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों को पढ़ाया ना कि जितने भी यूवी रेजेस है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, है ना, वो सारे यूवी रेजेस को हमारे पृथ्वी तल तक आने से कौन बचाता है? ये ओजोन गैस ही बचाता है। जितने भी सूर्य की, देखो लिखा है, ये सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीवों की रक्षा करती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर जीवों और पौधों का अस्तित्व नहीं होता, है ना। तो जो ओजोन गैस है लगभग ऑक्सीजन का ही एक खास रूप है ना। और ये वायुमंडल में एक ऊंचाई पर पाया जाता है, कहां पर? ट्रोपोस्फेयर से जब आप बाहर निकलेंगे उसके बाद ये आपको ओजोन लेयर मिलेगा, और ये लेयर एक बहुत पतली सी लेयर है और एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ना हो तो हमारे पृथ्वी पर जो शॉर्ट वेव्स, लघु तरंगे ना, वो बहुत यूवी रेजेस, जो भी पैराबैंगनी किरणें हैं वो आएंगी, और वो पैराबैंगनी किरणें इतनी हानिकारक होती है जो एक पौधों से लेकर के मनुष्य यानी जीवों तक को भी जला सकती है या खत्म कर सकती है। स्किन डिजीज हो जाएंगे, स्किन जल जाएगी। तो कौन रोकता है? ये ओजोन गैस रोकती है। इतना याद रखना है कि कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। और इसका क्या काम है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? कि ये पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीवों की रक्षा करती है। ओके, दीपा भारती, आर यू इन देयर बाबा? क्लास में हो आप? चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। बाकी गैसेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उनको नहीं लिखा है। वैसे अगर आप जानना चाहो तो जान सकते हो, मैंने उसका परसेंटेज वहां पे लिख दिया है। तो बच गए आपके जो मुख्य गैसेस, वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ये चार के बारे में आपको बेसिकली जान लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स आ जाते हैं, जल वाष्प, है ना। जल वाष्प पे आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने जल वाष्प के बाद वायुमंडल में भी रेड कर दिया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये होगा नहीं, ये जल वाष्प है आपका हेडिंग। तो जल वाष्प का क्या इंपॉर्टेंट है, या जल वाष्प का संयोजन कैसे हुआ और क्या है इसमें खासियत, क्या बात है भाई? जल वाष्प क्या करता है एटमॉस्फेयर में, जल वाष्प का क्या रोल है? तो वायुमंडल में मौजूद ये जल वाष्प है क्या? हमने शुरू से ही पढ़ा है कि हमारा जो जल है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ना। हमारा जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ना। क्या क्या? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस फॉर्म में है। तो जो जल वाष्प है वो ना तो लिक्विड फॉर्म है ना ही सॉलिड फॉर्म है, वो गैसीय फॉर्म है ना। वो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के थ्रू वायुमंडल पे पहुंच रहा है। तो जल वाष्प जो है वायुमंडल में मौजूद पानी के गैसीय रूप को जल वाष्प कहते हैं। पानी के कौन से रूप को? गैसीय रूप को जल वाष्प कहते हैं। और वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ने ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। अब आप बोलोगे सूरभि बेटा पहले पढ़ लो ना, मैम नोट्स कब दोगे? भेज दूंगी, नोट्स मिल जाएगा आपको। ओके, तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ने ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है।
कैसे संभव बनाया है वायुमंडल ने? चलिए अभी अभी आप होते क्या तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती, लेकिन अभी क्वेश्चन भी मुझे ही करना है, आंसर भी खुद ही देना है। जल वाष्प ना हो तो क्या होगा? जल वाष्प ना हो तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे। ड्राइनेस समझते हो, कितनी ज्यादा ड्राई हो जाएगी वो रीजन। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में देखो, या आपने कभी फ्रिज में हाथ डाला होगा, फ्रिज में, फ्रिज का टेम्परेचर, वहां पे जैसे आप हाथ डालोगे हाथ चिपक जाएगा, है ना, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा होता है। तो जल वाष्प जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें? क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। बादलों के बनने में जल वाष्प की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसी के वजह कर ही वर्षा हो पाती है, वर्षा संभव है, वरना असंभव है। ध्रुवीय प्रदेशों में वर्षा नहीं होती, जल वाष्प इवेपोरेशन बहुत कम होता है। जितने भी रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है ना, नहीं होता है, जल वाष्प नहीं है। तो जल वाष्प ने ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। जल वाष्प सभी प्रकार के वर्षा का स्रोत है ना। वायुमंडल में इसकी अधिकतम मात्रा 4% तक हो सकती है, और जल वाष्प की अधिकतम मात्रा गर्म आर्द्र क्षेत्रों में तथा न्यूनतम मात्रा, अब हमने बता दिया पहले ही आपको, देखो कि जल वाष्प की अधिक मात्रा कहाँ मिलेगी? गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में, जहां पर जितनी गर्मी होगी और जहां पर जितना आर्द्रता होगा, है ना, शुष्क नहीं होना चाहिए वो रीजन, ड्राई नहीं होता है। जहां पर जितना ह्यूमिडिटी होगा जिस रीजन में, वहां पर उतना ही इवेपोरेशन होगा, और वहां पर उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा और उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी। देखो गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में आप लोग बोलते हो ना कि मैम बारिश तो हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं कि मौसम जो है वो इतनी बारिश हो रही है लेकिन ठंड नहीं पड़ रहा है, ठंड नहीं लग रहा है। तो जितना बारिश होता है उतना इवेपोरेशन होता है। चौक क्लास में पढ़ा है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं आ करो बेटा, क्लास करो। क्या हमारी रोटी बना देंगे आपके लिए? ओके। तो बात यही है कि गर्म अधिकतम मात्रा, जल वाष्प की अधिक मात्रा कहाँ पाई जाएगी? गर्म, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है और जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इवेपोरेशन से ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना। जहाँ ठंड के दिनों में देखो इवेपोरेशन नहीं होता है, तो ठंड के दिनों में क्या हो जाता है, हमारा बॉडी बिल्कुल ड्राई रहता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होती एटमॉस्फेयर में, है ना। और कम कहाँ पर होगा जल वाष्प की मात्रा? न्यूनतम कहाँ पर होगी? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है ना, ठंड एवं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पर ठंड होगा और ड्राइनेस होगी, वहां पे जल वाष्प नहीं पाया जाएगा, या नगण्य पाया जाएगा, या कम पाया जाएगा। ओके। आमतौर पर जल वाष्प की मात्रा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 0 डिग्री पर हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है ना। 0 डिग्री पर हमारा कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और 90 डिग्री पे जो है वो हमारा पोल है ना, ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है? 90 डिग्री पर है। तो भाई यही बात ये बता रहा है कि जल वाष्प की मात्रा उच्च निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, और उच्च अक्षांश का मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री लैटिट्यूड। तो जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाते जाएंगे, जल वाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। Isn't it? क्लियर है? इस तरह
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी इसकी मात्रा घटती जाती है। भाई किस तरह की ऊंचाई की बात की जा रही है? सी लेवल से, है ना। समुद्री सतह जो होता है, जो समुद्र का जो लेवल होता है, सी लेवल से लेकर जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, उच्च ऊंचाई पर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा घटती जाएगी। ऊंचाई पर इन द सेंस, अगर आप किसी समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में हो, प्रदेशों में हो, वहां पर बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन, समुद्र से वाष्पीकरण हो रहा है, तो आपको उन क्षेत्रों में जल वाष्प ज्यादा मिलेगा, है ना। इसी तरह जल वाष्प जो है, आप जैसे ही किसी ऊंचाई वाला क्षेत्र पे चले जाओगे, तो ऊंचाई पे जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे ठंड मिलती है ना। जैसे हमारा हिमालय जो है वो 8,848 मीटर ऊंचा है, मतलब लगभग 8 किलोमीटर ऊंचा है ना। 8,848 मीटर मतलब लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। तो इतनी ऊंचाई पर जाकर वहां पर क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा, ठंड मिलेगा। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा? जलवाष्प कम मिलेगा। तो ऊंचाई के साथ साथ जो है इसकी भी मात्रा क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि जो वाष्पीकरण होता है वो ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं मिलेगा। और वाष्पोत्सर्जन के जरिए जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। तो हमने पहले बता दिया कि जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचा कैसे भाई? ये किससे पहुंचा? इवेपोरेशन के थ्रू, है ना, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। महासागरों, समुद्रों, नदियों, तालाबों और झीलों में वाष्पीकरण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन के जरिए पेड़ पौधों, जीव जंतु पानी को सोख लेता है। ठीक है। तो कहाँ से वाष्पीकरण होता है? इवेपोरेशन कहाँ से होता है? जितने भी सोर्स ऑफ वाटर है ना, जितने भी सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो लेक हो, है ना, ये सारी जगह से इवेपोरेशन होता है। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कहाँ से पहुंचता है? वो पेड़ पौधों में जो नमी होती है ना, उससे होता है ना। कई बार हमारे जो है जड़ों से जो है रेसिपरेशंस के लिए पौधे जो है अपनी जड़ों से पानी लेकर अपनी पत्तियों को हरा भरा करते हैं, तो कभी कभी उससे भी इवेपोरेशंस होते हैं। क्लियर है? चलिए सभी फटाफट मुझे बताइए, अभी तक सब क्लियर है? चलिए ये एक स्लाइड्स आ जाता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर होता है ना, एक क्यूबिक में, एट सैचुरेटेड एयर एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमने तापमान लिखा है और ग्राम्स लिखा है। ये जो तापमान है, इन तापमानों में -5 डिग्री में, 0 डिग्री में, फिर 5 डिग्री में, 10 डिग्री में, इन सारे डिग्रीज में आपको कितना वाटर वेपर मिलता है? ग्राम में, है ना, ग्राम कैलोरीज बोलते हैं इसको। कितना मिलता है? तो -5 में कितना ग्राम? 3.61 क्यूबिक मीटर में, है ना। क्यूबिक मीटर देख लोगे, क्यूबिक मीटर में 3.261। 0 में अगर टेम्परेचर 0 है, -5 में इतना, अगर टेम्परेचर 0 है तो वहां पे वाटर वेपर कितना मिलेगा? 4 पॉइंट, है ना, क्यूबिक मीटर। 5 में 10 डिग्री टेम्परेचर पे कितना मिलेगा? 15 डिग्री टेम्परेचर पे कितना मिलेगा? इसके साथ ही 20 डिग्री टेम्परेचर पे कितना मिलेगा? 25 डिग्री पे अगर टेम्परेचर है तो, है ना। 30 डिग्री पे कितना इवेपोरेट होगा? कितना, है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे
तो ये स्लाइड्स है, इसको रख लोगे। चलिए आ जाते हैं धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स। हमारे जो हैं वो धूल के कण पाए जाते हैं किसमें? वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में धूल के कण आमतौर पर वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं। ये कण रेत, धुएं और समुद्री नमक के रूप में, किस रूप में होते हैं? रेत होता है, इसके अलावा फ्लाई ऐश होता है, जितने भी धुआं होता है, और तथा जो समुद्री नमक है, जो ओशन से जो इवेपोरेशन हो रहा है उसमें सॉल्ट भी तो है। इवेपोरेशन के साथ जो सॉल्ट आता है उसमें पाए जाते हैं। और रेत के कणों का वायुमंडल में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है भाई, क्या स्थान है? चलिए आपको बताती हूँ मैं कि क्या है ये। आपको पता है जो क्लाउड्स बनते हैं, जो बादल बनते हैं, वो बादल ऐसे ही नहीं बनते, उसमें एक संघनन प्रक्रिया होती है ना। वो संघनन के लिए जो वाटर वेपर होता है, जो ऊपर जाकर के दोबारा जो गैसेस फॉर्म में होता है, जो वाटर वेपर, जो जल वाष्प, वो दोबारा से वायुमंडल की ऊपरी परत पे जाकर क्या करता है कि अपना रूप परिवर्तन करता है। रूप परिवर्तन इन द सेंस कि वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आएगा, है ना, संघनन होगा। तो संघनन की प्रक्रिया में उसको एक सरफेस चाहिए होता है, उसको एक पकड़ चाहिए होती है कि किस चीज को पकड़कर मैं अपना रूप चेंज करूं, मतलब परिवर्तन करूं, या उसको एक सरफेस चाहिए होता, सतह चाहिए होता है। तो ये जो धूल के कण हैं वो सतह का काम करती है। जैसे हमें खड़े होने के लिए जमीन की जरूरत है ना, उसी तरह उस वाटर वेपर को, जल वाष्प को भी एक सतह चाहिए होती है, एक सरफेस चाहिए होता है, जिसको पकड़कर वो संघनन की क्रिया करती है और उसके बाद फिर वो बूंद बनकर बारिश जो है वो बरसती है। तो यहीं पे लिखा है कि रेत के कण का वायुमंडल में महत्वपूर्ण स्थान है। ये धूल के कण जल वाष्प के संघनन में मदद करते हैं, है ना, संघनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। और संघनन के दौरान ही जल वाष्प इन धूल के कणों के चारों ओर बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है ना। धूल के कणों के चारों ओर जो धूल का कण होता है उसके और पूरा ये बूंद बनने लग जाता है और वो संघनित होती है। वो बूंद जब एक 5.5 कुछ होता है, जब उससे बड़ा होता है तब वो क्या करती है, ग्रेविटी की से वो नीचे खींच ली जाती है या गिर जाती है या बरस जाती है। तो भाई धूल के कण जहां नहीं होंगे वहां पर क्या नहीं होगा? वहां पर नहीं होगा, चलिए वहां पे बादल नहीं बनेंगे, है ना। अगर बादल बन भी जाए तो वो बरसेंगे नहीं धूल के कण की चारों ओर। इसी प्रक्रिया के कारण बादल बनते हैं और वर्षा संभव होती है। तो गाइस प्लीज एक बार रिव्यू दे देना, क्लासेस कैसा रहा, नहीं रहा। आज के क्लास में बस इतना ही था। मुझे लगता है टाइम हो चुका है ना। हाँ 9 बज चुके हैं, तो आई हैव टू लीव द क्लास। चलिए इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोल सकते हैं अगर कोई है तो, हमारा यूजीसी नेट 2024 के बैच में।